नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। आज फिर इतिहास की श्रृंखला में कुछ चर्चा राजतंत्र और गणतंत्रों के बारे में करते हैं। जो प्राचीन काल में भारतीय राजतंत्र हुआ करते थे, भारतीय गणतंत्र हुआ करते थे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमने सभ्यताओं के बारे में बताया। एक हड़प्पा सभ्यता थी, वो किस तरह की थी, और फिर वैदिक सभ्यता हुई, वो कैसी थी। और अब जो स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं बुद्धकालीन भारत में, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो बुद्ध का काल माना जाता है, तो आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि वैदिक काल के बाद एक सिस्टमेटिक ढंग से राज्यों की स्थापना के बारे में पता चलता है। ऐतिहासिक प्रमाण है, बहुत से बौद्ध ग्रंथों में है, जैन ग्रंथों में है, और भारतीय वैदिक ग्रंथों में भी है। तो ऐसे अनेक ग्रंथों की टीकाएँ हैं, उन पे भाष्य लिखे गए बाद में। उन भाष्यों में इन राज्यों के बारे में काफ़ी उल्लेख है, और बौद्ध जैन ग्रंथों में तो है ही है। तो उस काल में, महात्मा बुद्ध के काल में, उनसे पूर्व लगभग 650 ईसा पूर्व में राजतंत्र की स्थापना के संकेत मिलने लगते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है षोडश महाजनपद। जो बुद्धकालीन षोडश महाजनपद माने 16 महाजनपद थे। इनमें कुछ राज्य थे, कुछ राज्य की राजधानियाँ थी, और ये उस समय के शासन व्यवस्था में, उस समय के भारत में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान था। ये षोडश महाजनपद या 16 महाजनपद कौन थे? पहला था काशी। काशी आप सबको पता है। कौशल के बारे में भी आपको सबको पता है। अयोध्या और श्रावस्ती के बीच का इलाका। अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। ये 16 महाजनपद थे। इनको आप राज्य की संज्ञा दे सकते हैं, चूँकि इनकी राजधानियाँ उस समय के बहुत बड़े व्यापारिक नगर भी हुआ करते थे। तो इनको इतिहासकारों ने एक षोडश महाजनपद का नाम दिया। काशी भी यूपी का हिस्सा था, कौशल भी यूपी का हिस्सा था, अंग बिहार का हिस्सा था, मगध बिहार का हिस्सा था, वज्जी संघ भी यूपी और बिहार के बीच का हिस्सा था, तराई का इलाका। मल्ल भी यही गोरखपुर और देवरिया के बीच का इलाका था। चेद जो था वो मध्य प्रदेश, जो उत्तरी मध्य प्रदेश है, उसका इलाका था। वत्स देश भी इसी क्षेत्र का इलाका था। कुरु दिल्ली के आसपास का इलाका था। पांचाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका। मत्स्य ये भी राजस्थान का इलाका। शूरसेन ये मथुरा के आसपास का इलाका था। अस्मक ये संभवतः विदर्भ के आसपास का इलाका था। अवंती ये मध्य प्रदेश का इलाका था। गंधार ये फिलहाल अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में है। और कंबोज ये भी पश्चिमी भारत का कोई इलाका था। तो ये षोडश महाजनपद थे जो बुद्ध के काल में काफ़ी मशहूर थे, और इनकी क्रमशः हम अगले एपिसोड में विषयों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ बुद्धकालीन कुछ गणतंत्र भी थे। लोग कहते हैं ना कि गणतंत्र, कहते क्या हैं, ये सच्चाई है कि भारत गणतंत्र की जननी है। जो वर्तमान में हम गणतंत्र देख रहे हैं, जो लोकशाही, जो लोकतंत्र हम देख रहे हैं इस देश में, ये भारत की ही उत्पत्ति है। और बुद्धकालीन समय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में
ऐसे गणतंत्र हुआ करते थे जहाँ जनता का शासन था, कोई राजा नहीं था। जनता के बीच से कुछ लोगों को चुन करके एक समिति बनती थी और यही समिति, इनमें से एक समिति का प्रमुख होता था जो अपनी उस समिति के सलाह के अनुसार, आपसी विचार विमर्श के अनुसार, आपसी सहमति के अनुसार शासन चलता था और वो पूरे उस राज्य का शासन वो समिति करती थी जिसका एक प्रमुख होता था। वो कौन कौन से गणतंत्र थे इसको जानिए आप। कपिलवस्तु के शाक्य। कपिलवस्तु नेपाल की तराई का इलाका है। ये वही इलाका है, वही क्षेत्र है जहाँ महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे। सुमसुमार पर्वत के भग्ग, ये आमतौर पे मिर्ज़ापुर या चुनार के आसपास का इलाका है। अलकप के बुली, ये मुजफ्फरपुर और शाहाबाद के बीच का इलाका, ये बिहार का इलाका है। केशपुत्र के कालाम, ये सुल्तानपुर के आसपास, जो यूपी का सुल्तानपुर है उसके आसपास का एक क्षेत्र है। यहीं के एक बड़े प्रसिद्ध संत थे आलार कालाम, जिनसे महात्मा बुद्ध घर से निकलने के बाद पहली बार दीक्षा लिए थे। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। रामगाम के कोलिया, ये संभवतः गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र है। कुशीनारा के मल्ल, ये देवरिया के आसपास का इलाका है। पावा के मल्ल, ये दो छोटे छोटे गणराज्य थे जो देवरिया और पड़रौना का जो इलाका है, कुशीनगर, देवरिया, पड़रौना, इसी के बीच ये दो छोटे छोटे गणराज्य थे। और महात्मा बुद्ध की दृष्टिकोण में इन दोनों का बड़ा महत्व था। पिप्पली वन के मौर्य, इसी वंश का, यहीं का कहा जाता है कि यहीं का चंद्रगुप्त मौर्य था जो आगे चलकर शासक हुआ मगध का। वैशाली के लिच्छवी, ये सर्वाधिक उस समय के तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य में सबसे शक्तिशाली गणतंत्र था। और मिथिला के विदेह, मिथिला के बारे में सभी जानते हैं, जहाँ के राजा जनक हुए, जिनकी पुत्री माता सीता थी। ये भी एक तरह से गणतंत्र था। वहाँ भी एक परिषद मिलकर के और आपसी विचार विमर्श के अनुसार राजा को, जो उनका प्रमुख होता था राजा, उसको सलाह मशविरा के अनुसार, आपसी परामर्श के अनुसार वो शासन चलता था। अब ये महत्वपूर्ण है कि जब दुनिया के अनेक सभ्यताओं में इस तरह से एक व्यवस्थित राज्य व्यवस्था या शासन व्यवस्था नहीं दिखाई देती, जहाँ छोटे छोटे कबीलों के रूप में साम्राज्य स्थापित थे जो आपस में झगड़ते थे, आपस में वाद विवाद करते थे, लगभग छीना झपटी वाली स्थिति थी, वहाँ एक सुसंस्कृत और सभ्य तरीके से चलाई जाने वाली शासन व्यवस्था और राज्य स्थापित थे, जिनका अपना एक राजनीतिक वजूद था, अपनी एक शक्ति थी, जो आपसी विचार विमर्श के अनुसार शासन करते थे और आपसी आसपास के, आस पड़ोस के राजाओं में एक मत भिन्नता होने के बावजूद एक सामंजस्य था। शासन करने की एक विशेष पद्धति थी और आपस में वहाँ के निवासी, वहाँ के व्यापारी आपस में मिलजुल करके और आवाजाही करके व्यापार किया करते थे। व्यापारियों का समूह एक महाजनपद से दूसरे महाजनपद जाता था, एक गणराज्य से दूसरे गणराज्य जाता था और इस तरह से व्यापार होते थे। और व्यापारियों को एक दूसरे के राज्यों में आने जाने की पूरी छूट थी। एक व्यवस्थित शासन व्यवस्था उस समय थी। कब थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अगर आज से आप देखें तो लगभग 2,500 से 3,000 वर्ष पूर्व। तो जो दुनिया के अन्य देश जो दावा करते हैं कि हम सर्वाधिक सुसंस्कृत देश थे, वो गलत है। सर्वाधिक व्यवस्थित
सर्वाधिक उन्नत, सर्वाधिक सुसंस्कृत अगर कोई सभ्यता थी, अगर कोई राज व्यवस्था थी, कोई शासन व्यवस्था थी, कोई राजतंत्र, कोई गणतंत्र था, तो वो भारत में था। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।